नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पाते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड परिक्रमा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज हम बात करेंगे चकबंदी पर। चकबंदी शब्द हमारी पूरी नई युवा पीढ़ी के लिए हो सकता है कि एक बिल्कुल नया शब्द हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सब भी जानें कि चकबंदी क्या है, क्यों जरूरी है। पौड़ी गढ़वाल के कलजीखाल ब्लॉक के पंगोली गांव से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कपिल डोभाल। कपिल डोभाल पिछले 2 दशकों से चकबंदी को लेकर बहुत शिद्दत के साथ जुड़े हुए हैं, काम में लगे हैं। चकबंदी आंदोलन के प्रेरणा गणेश सिंह गरीब के उस अभियान को वो आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अभी नई खबर ये है कि पौड़ी जनपद के 7 गांवों को चकबंदी के लिए नोटिफिकेशन मिल चुका है। वहां पर चकबंदी का काम अब शुरू हो जाएगा। राजस्व विभाग ने ये अनुमति दी है, ये नोटिफिकेशन दिया है। तो इसमें एक गांव पंगोली गांव है कपिल डोभाल जी का, जिसमें वो बहुत अरसे से लगे हुए हैं। तो आज हम विस्तार से जानेंगे कि चकबंदी अभियान क्या है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है, सरकार इसे लेकर कितना प्रतिबद्ध है। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार, धन्यवाद। तो कपिल जी, सबसे पहले आप बताएं कि चकबंदी अभियान क्या है, कैसे आप इस अभियान के साथ जुड़े। एक ऐसा अभियान जिसके पूरे होने की बहुत कम संभावनाएं हैं, जिसे लेकर अक्सर निराशा जगती है, क्योंकि बहुत इच्छा शक्ति चाहिए उत्तराखंड में चकबंदी कानून को लागू करने के लिए। तो एक ऐसे अभियान के साथ आप जुड़े हुए हैं, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? ये वर्ष 2008 की बात है। मैं शिक्षा के कुछ मुद्दे पे काम करना चाह रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि पहाड़ के जो गांव खाली हुए हैं या पहाड़ में जो रोजगार की कमी है, उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो यहाँ का जो शिक्षा है उसका व्यवसायीकरण नहीं है। इतना समझ नहीं है लोगों को कि हमें क्या करना है। तो इसी कड़ी में मैं एकला चलो जैसे चलते हैं तो आगे बढ़ता चला। तो 2009 में मेरी मुलाकात श्रीनगर में चकबंदी आंदोलन के जो प्रणेता हैं गणेश सिंह गरीब, जिनकी उम्र आज 84 साल के आसपास है, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे ये चकबंदी के बारे में बताना शुरू किया, क्योंकि हमारे पहाड़ों में बिखरी हुई जोत है और मेरी वहां से धीरे धीरे समझ आने लग गया कि अगर सवाल रोटी का है, सवाल रोजगार का है, सवाल गांव का है, संस्कृति का है, सभ्यता का है, हमारे समृद्ध उत्तराखंड का सवाल है, तो मुझे चकबंदी के सवाल पर आगे बढ़ना चाहिए। और फिर वो दिन था और आज का दिन है। मैं लगातार अनवरत इस अभियान से जुड़ गया। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैंने इसका चकबंदी के लिए एक माहौल बनाने के लिए 1 मार्च 2012 को चकबंदी दिवस की शुरुआत की थी। वो इसलिए शुरुआत की थी कि एक सामूहिक स्वरों में एक दिन हम कुछ 2, 4, 5, 10, 20 या 1000 लोग उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो 2014 में 12 से 14 तक कुछ लोग अन्य लोग जुड़ते गए, और जब लोग जुड़े तो हमने 2014 में दिल्ली जंतर मंतर में चकबंदी दिवस का आयोजन किया। इसका कैंपेन में 1 साल पहले से भी कर रहा था। उसका नतीजा ये हुआ कि उस टाइम हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने इसकी महत्ता को समझते हैं, क्योंकि हम बार बार एक हिल कैडर की बात कर रहे थे कि चकबंदी के लिए हिल कैडर होना चाहिए। हिल कैडर का हमारा उद्देश्य ये था कि जो लोग पहाड़ के बच्चे हों, पहाड़ के लोग हों, वो इस विभाग में हों, यहाँ की बोली भाषा रीति रिवाज समझने वाले को। जैसे हमारा पिछला जो तजुर्बा था वो ये था कि बलिया और पीलीभीत का अगर आदमी हमारे पौड़ी और अल्मोड़ा में पहुंच जाएगा चकबंदी करने या लोगों को समझाने के लिए, तो वो नहीं समझा पाएगा। तो संभवतः हरीश रावत जी इस बात को समझे और उन्होंने मार्च में के पहले हफ्ते में ही पर्वतीय गांव में चकबंदी विभाग का गठन कर दिया। और उसके बाद ये बात थोड़ी आगे बढ़ी और 2014 में पौड़ी में हमने 2 दिवसीय कार्यक्रम किया। उसमें डॉक्टर हरक सिंह रावत जी आए और लगभग उन्होंने 4 साढ़े 4 घंटे हमारी बात को बहुत ही तन्मयता से सुना कि चकबंदी क्यों होनी चाहिए, क्या है, हमारे उत्तराखंड को इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। तो उन्होंने हमारे मंच से घोषणा की कि हम चकबंदी में एक कमेटी गठित करेंगे, और वो बात आगे बढ़ी। और उसका नतीजा ये रहा कि 2015 में ये उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था विधेयक हमें मिला, और 2016 में महामहिम राज्यपाल के अनुमोदन के पश्चात वो अधिनियम बना। इसी पीरियड के दौरान क्या हुआ कि क्योंकि चकबंदी के लिए विभागीय इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता भी थी, तो सरकार ने इसमें 709 अधिकारी कर्मचारियों की पोस्ट स्वीकृत की। आप इससे लगा सकते हैं कि जो 709 अधिकारी कर्मचारी इसमें भर्ती होंगे या होते, तो वो हमारे नौजवान साथी जो नौकरी
को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ये रोजगार के द्वार भी प्रथम चरण में खुल गए थे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि सरकार चली, सरकार बदल गई, नई सरकार आई और नई सरकार ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया। आप इस गंभीरता का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि जब सुबोध उनियाल जी कृषि मंत्री बने तो उन्होंने कुर्सी में बैठते ही सबसे पहले चकबंदी की बात की कि हम चकबंदी करने जा रहे हैं। तो रियल मायने में बहुत लोग जो चकबंदी के पक्षधर थे उनको एक खुशी हुई कि चलो कोई आदमी तो आया इसको आगे ले जाने में, क्योंकि अगर सरकार जैसे गठन होता है स्टार्टिंग से आप किसी चीज को पकड़ लें तो ये लगता है कि आने वाले 3-4 साल में हम इसमें अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बाद 2-3 महीने बाद उन्होंने भी एक इसमें कमेटी का गठन किया और जिस कमेटी ने इसकी नियमावली और इनके तमाम पक्षों पे काम करना था। और फाइनली क्या है कि थोड़ा डिले हो गया इसमें और 3 साल बाद हमें ये चकबंदी जो विधेयक अधिनियम बना था उसकी नियमावली हमें मिली जो 30 जून 2020 को बनी। इस बीच क्या हुआ कि सभी उत्तराखंड वासियों को, पर्वत के जो लोग हैं जो पर्वत का हित चाहते हैं, पर्वत के भूमिधर हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि सबसे पहले जो पर्वतीय क्षेत्र में चकबंदी के लिए नोटिफिकेशन हुआ वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का गांव था, दूसरा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का गांव, तीसरा खुद हमारे कृषि मंत्री जी ने अपना गांव जो पौड़ी में है ओणी उसको नोटिफिकेशन कराया और एक हमारा पहले से ही नोटिफाइड गांव था जो पोखरा ब्लॉक के लखौली में है। भले इन पे काम नहीं हो पाया उस टाइम लखौली में, लेकिन इसमें भी आगे बढ़े और इन गांव में सर्वे अपनी चकबंदी टीम गई जो हरिद्वार रुड़की की टीम है वहां गई बंदोबस्तकारी दीवान सिंह नेगी के नेतृत्व में। वहां से थोड़ा सा बात आगे बढ़ी लेकिन वहां पे आगे ये टेक्निकल समस्या जरूर खड़ी होगी। जहां तक मुझे इसकी जानकारी लगी वो समस्या इस प्रकार की थी कि उत्तराखंड सरकार के पास सर्वे की टीम नहीं थी। अब जब सर्वे की टीम नहीं थी तो मैदानी इलाकों का सर्वे करना अलग बात है और पहाड़ी इलाकों का अलग बात है जी। तो सर्वे की टीम के लिए ही उस टीम ने शासन को लिखा कि हमें सर्वे करने में मदद की जाए कि ये मैनुअल करना है या डिजिटली आपको करना है। लेकिन दुर्भाग्य ही कहूंगा इसको कि अभी तक वो मामला अगर में लटका पड़ा है। इस बीच मैं अपनी बात करूं तो मेरा गांव कल्जीखाल ब्लॉक में है, पौड़ी में, तंगुली छोटा सा गांव है जी। क्योंकि मैं लंबे समय से इसलिए जुड़ा हूँ तो चकबंदी की महत्ता को समझता हूँ। मैं हमेशा ये चाहता था कि गांव इस राज्य में जो चकबंदी शुरू हो मेरे गांव से शुरू हो, लेकिन जब मानियों के गांव फाइनल हो गए थे तो उसमें मेरा बहुत बड़ा रोल नहीं बनता था। लेकिन एक सुखद पहलू ये रहा कि मेरे गांव का भी चकबंदी नोटिफिकेशन हो गया है और इसमें 2 गांव और हैं, एक बीरों खाल का गुइन मल्ला गांव है और एक दुगड्डा का ढांगल गांव है। तो अभी तक टोटल जो गांव है चकबंदी जिनका नोटिफिकेशन हो रखा है वो 7 गांव है पूरे एंटायर उत्तराखंड जिलों में। तो कपिल जी नोटिफिकेशन के बाद अगली प्रक्रिया क्या होनी है, क्या लग रहा है कितनी जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा? अब जो ये जो नई ये प्रक्रिया जो शुरू होनी है इसमें थोड़ा सा पेचीदगी भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। यदि सरकारी स्तर पर इसको करने का मन हो तो हमें करना है तो बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि सर्वे की जहाँ तक समस्या है तो इसमें सर्वे ऑफ इंडिया से बात की जा सकती है या ये जो उत्तराखंड गवर्नमेंट में सर्वे का काम चल रहा है जो है ड्रोन के माध्यम से करते हैं, तो रास्ता तो निकल सकता है अगर सरकार करना चाहे। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या असल में ये भी है कि अभी उत्तराखंड सरकार के पास पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी करने के लिए स्टाफ भी नहीं है। अब जो हमारा स्टाफ उधम सिंह नगर और यहाँ पे स्टाफ है तो वहाँ पे क्या कि सभी लोग तो इतने मुफ्त नहीं होंगे काम करने के लिए, लेकिन उसमें भी अगर 100 लोग टोटल यहाँ पे काम करने में तो 10 लोग हमें मिल सकते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में इसको काम करने के लिए राजी हो जाए। और लेकिन वहाँ पे एक बड़ी समस्या है कि वो लोग बड़े ही डिमोरलाइज रहते हैं असल में, क्योंकि इसलिए कि वो भले कि उत्तराखंड में काम कर रहे हैं लेकिन वो आज भी उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं और उनको जब रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन भत्ते इस प्रकार का भी कुछ नहीं मिलता संभवतः, ऐसी जानकारी में मुझे है। दूसरी मैं आपको एक बात और बताऊं कि पिछली गवर्नमेंट में जो हरीश रावत जी की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पर्वतीय गांव में चकबंदी विभाग का गठन हुआ था। अब जब पर्वतीय गांव में चकबंदी विभाग का गठन हुआ तो इसका मतलब ये था कि हमारा अलग सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। लेकिन इस सरकार ने एक गलती मानूंगा मैं उसको कि उस विभाग को खत्म कर दिया और मेरा अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत
उनसे विनम्र अनुरोध है कि उस विभाग को दोबारा रिवाइव करने की आवश्यकता है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हम आगे बढ़ सकते हैं। और रियल मायने में ये है कि अगर हम पहाड़ का भला चाहते हैं तो हमें चकबंदी करने की आवश्यकता है। मैं चकबंदी को आपको एक आम भाषा में थोड़ा इस प्रकार समझा सकता हूँ। बिल्कुल। कि अगर हमारी 25 नाली जमीन है या किसी की 50 नाली है या किसी की 100 नाली जमीन है और कोई आदमी अगर काम करना चाहे, जैसे अभी कोरोना का चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग शहरों से अपने गांव आ रखे हैं और ये चाहते हैं कि गांव में कुछ करें, लेकिन व्यवहारिक समस्या वो देखते हैं कि बाकी समस्या तो है ही, खैर जैसे पानी और इस प्रकार की समस्या है, लेकिन जमीन की समस्या महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि अब किसी के पास अगर 50 नाली जमीन है या 30 नाली जमीन है, लेकिन वो जमीन 15 जगह बिखरी पड़ी हुई है। अब किसी ने अगर बागवानी का एक अपना चक बनाना है, बागवानी उद्यानीकरण की तरफ जाना चाह रहा है, तो आदमी कैसे करेगा? एटलीस्ट क्या कि उसके पास 25-30 नाली जमीन इकट्ठा तो होनी चाहिए। अब ये देखेंगे आदमी या उस परिवार के पास जमीन तो है लेकिन जमीन बिखरी पड़ी है। अब बिखरी जमीन में काम करना संभव नहीं है, क्योंकि ऊपर किसी का खेत होगा, नीचे किसी का खेत होगा, फिर चौथे का खेत होगा, फिर पांचवा खेत होगा, छठवां खेत आपका होगा, और फिर इसी सीक्वेंस में पूरे पहाड़ की, हमारे पूरे गांव की जमीनें हैं। तो अगर सरकार युद्ध स्तर पर इस प्रोसेस को फॉलो करती है कि हमें पहाड़ों में चकबंदी करनी है, तो निश्चित रूप से जैसे हमारा गांव चकबंदी का नोटिफिकेशन हो गया, हम तो तैयारी है, सरकार टीम जाए तो रास्ता निकल सकता है और कई अन्य गांव जो हैं इसमें आगे आ सकते हैं और निश्चित रूप से पहाड़ की खुशहाली का रास्ता खुल सकता है, ऐसा हमारा मानना है। जी कपिल जी, इसके कुछ मतलब इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी सामने आते हैं कि जैसे कहीं किसी की अच्छी उपजाऊ जमीन है, किसी की बहुत बंजर जमीन है, बहुत हाशिए पर है, तो कैसे बंटवारा होगा? सही बंटवारा कैसे होगा कि सबको न्यायोचित बंटवारा जिसकी हम बात करें? मैम इसमें दो चीज है असल में, क्योंकि जैसे किसी की अगर बढ़िया जमीन है, किसी की खराब जमीन है, तो इस जमीनों के रेट निकलते हैं असल में जी। वो में निकल सकते हैं कि जैसे आपने ये देखा जो आपका अव्वल दर्जे का खेत है, जो सबसे बढ़िया खेत है इस गांव का, उसकी वैल्यू 80 पैसे है। उसी से हम दूसरे खेत को कंपेयर करते हैं कि इसकी वैल्यू 70 पैसे की है, इसकी वैल्यू 60 पैसे की है। तो फिर आपस में अगर किसी आदमी की 50 नाली जमीन है और उसकी वैल्यू 300 पैसे की वैल्यू निकली, 300 पैसे की जमीन की वैल्यू है, तो उस आदमी को 300 पैसे की वैल्यू की जमीन अलॉट होती है। और दूसरा इसमें एक और रास्ता भी है कि अब ऐसा भी नहीं होता कि हर आदमी चाहे कि गांव के पास की जमीन मुझे मिल जाए, कोई भी आदमी हो असल में कि मेरे घर के पास की जमीन मुझे मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता है ऐसा कि जिस आदमी की जहाँ पे मैक्सिमम जमीन होगी उसी के आगे उसका चेक बनेगा। तो इसमें 2 से और 3 चेक इसमें बन सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात असल में जो हमने ये महसूस किया असल में, क्योंकि हम लोगों को लंबा समय हो गया, थोड़ा चकबंदी की समझ होगी, लेकिन जब तक ग्राउंड में ये कार्य रूप में परिणित नहीं होगा तब तक उत्तराखंड के जनमानस के समझ में आने वाला नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा कि जो हमारे पूर्व बंदोबस्त अधिकारी हैं कुंवर सिंह भंडारी, वो मुझे बता रहे थे और मैं उस गांव की विजिट भी किया 2012 में। यही देहरादून के पास एक पहाड़ी गांव है सलान गांव जी, इसमें 1972-73 में चकबंदी हुई थी। अच्छा। और इन्हीं राजनीतिक कारणों से वो चकबंदी रोक दी गई। और जब 3 साल बाद कुंवर सिंह भंडारी और अन्य लोग उस गांव को देखने के लिए गए असल में, तो कुछ 2-3 गांव के लोग और उस गांव में आ गए असल में। और पहले तो लोगों ने इन लोगों ने समझा ये संभवतः विरोध करने के लिए आ रखे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि जी आपने इस गांव की चकबंदी कर दी, हमारा गांव क्यों छोड़ दिया? असल में क्या आपको ये नहीं लगता कि हमारे गांव में भी हमारे लोगों की जमीन इकट्ठा हो जाए, काम करने में आसानी हो जाए? दूसरी, मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि बहुत से लोगों के मन में ये विचार रहता है कि चकबंदी हो जाएगी और भूमाफिया जमीन खरीद लेंगे और हमारा पहाड़ बिल्कुल भूमि के मुहाने पे खड़ा हो जाएगा। इस प्रकार की बातें जनरली उठती हैं। तो मैं उसी गांव की सलान गांव की आपको बात बताऊंगा कि वहाँ पे एक परिवार है, उन परिवार के बेटे की संभवतः तबीयत खराब थी, तो उन्होंने बोला कपिल भाई चकबंदी में एक बड़ी समस्या है। समस्या ऐसी है कि हमारे पास ये 7 नाली का एक चेक पड़ा हुआ, असल में 7 नाली का हमारे पास चेक है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम इसमें 2 नाली जमीन नहीं दे सकते, और अगर हमें जमीन बेचनी भी होगी तो सबसे पहले हमें जो हमारे पड़ोस में जिसकी जमीन होगी उसको अप्रोच करना पड़ेगा। तो बोलते कि इसमें तो सरकारों ने ऐसी व्यवस्थाएं की थी कि ये असल में एग्रीकल्चर के कल्चर को बिल्डअप करने के लिए चकबंदी का था। मतलब ये इसलिए नहीं था कि आपकी जमीन इकट्ठी होगी और आपने बेच दी, किसी बिल्डर को बेच दी। चकबंदी करके ही हमारी पहाड़ की जमीनें संरक्षित रह सकती हैं।
और उसके बाद जो हमें खुद जमीन की वैल्यू पता लगी तो ऑब्वियस है कि हम उसका बचाव करेंगे। आप एग्जाम्पल देखिएगा, हमारे घर में कूड़ा होता है, हम कूड़े को फेंकते हैं ना, आज हमारे लिए पहाड़ की जमीन एक कूड़े माफिक हो गई है, जो सच्चाई है। और अगर तो वो जमीन अगर किसी की 25 नाली है, किसी की 10 नाली जमीन अगर इकट्ठी हो जाती है तो आदमी जरूर सोचेगा कि मैं अपना मकान भी यहाँ पे बना लूँ, एक डेयरी का काम कर लूँ, हमारे फार्म हाउस टाइप बन जाएगा। तो ऑब्वियस है कि पहाड़ सजने संवरने लग जाएगा। और जो हमारे दिल्ली मुंबई या विदेशों में लोग हैं वो निश्चित रूप से अपने गांव में इन्वेस्ट करेंगे, और जब गांव में इन्वेस्ट होगा तो ऑब्वियस है कि रोजगार सृजन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो छोटी मोटी नौकरियां हमारे लोग शहरों में आके करते हैं तो वो नहीं करनी पड़ेगी, हमारा ऐसा मानना है। इसलिए हम लोग बहुत लंबे समय से चकबंदी आंदोलन बहुत तन्मयता इसके प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि चकबंदी के प्रचार प्रसार के लिए लगभग अभी तक हमने 72 के आसपास गीत कविताएं ये सब तैयार कर रखी हैं नुक्कड़ जन जागरण के लिए जी। तो हम लोग अपने स्तर से लगे रहते हैं, वो भी सोशल कंट्रीब्यूशन से, ये समाज के लोग सहयोग करते रहते हैं कि एक अच्छा कॉज है, अच्छे कॉज में मदद करनी चाहिए। तो बहुत लोगों ने इसमें सहयोग किया हमसे, तो लेकिन अभी तक हमें सरकार का सहयोग नहीं मिला। अगर सरकार का सहयोग मिल जाता तो हम ऑब्वियस है कि 4 गुना या 10 गुना स्पीड से इसमें जनगणना काम कर पाते, ऐसा हमारा मानना जी। कपिल जी, जब आपके गांव का और बाकी 6 गांवों का नोटिफिकेशन अब हो चुका है तो आप क्या सीधे इस पर काम शुरू करेगा, और कौन सा विभाग इस काम को अभी शुरू करेगा तत्काल? मैम अभी जो तत्काल इसमें काम करेगा वो राजस्व विभाग इसमें काम करेगा। राजस्व विभाग को भी इसमें चकबंदी की टीम अपॉइंट करनी पड़ेगी, चाहे तो वो जैसे सर्वे की टीम देनी है तो या तो सर्वे ऑफ इंडिया से बात करनी पड़ेगी सर्वे के लिए, या तो उत्तर प्रदेश सरकार से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी पुराने सर्वेयर हैं तो उनको जैसे 1 साल के लिए प्रतिनिधित्व पर वहां से मंगा लिया, और फिर यहाँ का जो नया भर्ती करना है या जो पुराना स्टाफ है चकबंदी का या अन्य विभागों से कुछ लेने हैं तो उन लोगों को ट्रेन करने का रास्ता खुल सकता है असल में, ऐसा नहीं। लेकिन बशर्ते इसमें शर्त ही एक है कि अगर सरकार चकबंदी करने की इच्छुक हो तो बात बढ़ सकती है, और अगर नहीं इच्छुक हो तो पिछले हमारे जो मेन लीडर हैं गणेश सिंह गरीबाल, उनकी उम्र 84 साल है, लगभग 45 साल इस आंदोलन को हो गए हैं। मैं आपकी जानकारी में जाना चाहूंगा कि सबसे पहले इस आंदोलन के जो सारथी थे वो केंद्रीय मंत्री हेमंत नंदन बवा जी थे। उसके बाद 12 साल के आसपास हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वो भी इस आंदोलन से जुड़े रहे। पूर्व विधायक पुष्कर सिंह रोहतान इसमें जुड़े रहे, तो काफी लोगों का इसमें समर्थन, बलदेव सिंह आर्य इसमें जुड़े रहे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई असल में, क्योंकि किसी में भी ऐसी मजबूत इच्छा शक्ति नहीं थी कि हमें इसको काम करना है। अगर हम हिमाचल की प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं तो उन लोगों ने सबसे पहले ही अपने गांव बचाने के लिए जमीन पे काम किया। जमीन पे काम करने का ही नतीजा है कि आज हर आदमी उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल देता है कि वहाँ के गाँव की समृद्धि की बात करता है। और हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में देखें तो हजारों गांव भुतवा हो गए हैं, कम से कम 3200 गांव खाली हो गए हैं, और इन गांव को सजने संवरने का एक ही रास्ता है, वो चकबंदी से होके जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। जी जी। तो कपिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत सारी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा YouTube चैनल है, हमारा Facebook पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।